Hey guys, we've already started applying Gauss law और हमने लास्ट वीडियो में गॉस लॉ का अप्लाई किया था टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर एट सम आर डिस्टेंस, अंदर के लिए बाहर के लिए दोनों केसेस के लिए हमने देखा। आज उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारे पास है एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज पहचानते हैं हम इसको, हमने इसको लेके डील भी किया है, याद है ना। हमने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए फील्ड निकाला है, लेकिन मेहनत हुआ है, यह भी याद होना चाहिए। हमने फाइनाइट लाइन चार्ज लिया था, इंटीग्रेट किया, उसमें कंडीशंस डाला, लिमिट्स -π/2 से लेकर π/2 तक वेरी किया। कुछ याद आ रहा है? अगर वीडियो देखा होगा तो याद ऑब्वियसली आएगा। और फाइनली हमने ये डिराइव किया कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए फील्ड कितना होता है, λ/2πε0 करेक्ट। आज हम फिर से उसी चीज़ को डिराइव करेंगे, बट टुडे वी हैव द एडवांटेज ऑफ गॉस लॉ, टुडे वी हैव द एडवांटेज ऑफ सिमेट्री, और गॉस लॉ को यूज़ करके हम इसी चीज़ को डिराइव करेंगे। आज तुमको प्रॉपर्ली पता चलेगा कि कोलम्स लॉ के रेस्पेक्ट में गॉस लॉ यूज़ करना यहाँ पर कितना एडवांटेजियस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज और हमने पॉजिटिव चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है द चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा कोलम पर मीटर, ठीक है ना। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसके फील्ड लाइन डायग्राम को एक बार इमेजिन करो। फील्ड लाइन डायग्राम आई होप सो तुमको तो इमेजिन हो ही चुका होगा, फिर भी मैंने ड्रॉ करके दिखाया है। देखो, अगर साइड व्यू देखता हूँ तो फील्ड लाइन्स तुमको इधर और इधर दिखाई देगा, मतलब साइडवेज दिखाई देगा। लेकिन अगर ऐसा है, इस तरफ भी ऐसा होगा, इस तरफ भी ऐसा होगा, मतलब चारों तरफ तुमको ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम इसी चीज़ का टॉप व्यू देखें, मतलब यहाँ से देखें, टॉप व्यू ऊपर से देखें, तो मुझे क्या दिखाई देगा? इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज का सिर्फ टिप दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? तो ये टिप दिखाई दे रहा है। और फील्ड लाइंस क्या होगा? फील्ड लाइंस विल बी कमिंग आउट रेडियली आउटवर्ड्स, समथिंग लाइक दिस। चारों तरफ फील्ड लाइंस ऐसे स्प्रेड आउट होके रहेंगे। समझ में आया? सो दिस इज द फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हमको गॉस लॉ यूज करना है तो हमको एक सही गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा, करेक्ट गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा, जिससे हमको एडवांटेज मिले। कैसा एडवांटेज था? एडवांटेज ये था कि हमको ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करना है ताकि उस सरफेस के हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहे, कांस्टेंट। सेकेंडली, ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर के बीच का एंगल क्या मिल जाए, हमको 0 डिग्री मिल जाए। देन ओनली हमारे लिए वो जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वाला इंटीग्रेशन होगा, दैट विल बी वेरी सिंपल। आई होप सो तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और ऐसे फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए द बेस्ट गॉसियन सरफेस दैट कैन बी चूजन इज द शेप ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंडर, इज इन द शेप ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंडर। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखते हैं। ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और हमने एक क्लोज्ड सिलेंडर ड्रॉ किया है जिसके अंदर L लेंथ ऑफ लाइन चार्ज ट्रैप्ड है इनसाइड दिस क्लोज सिलेंडर। सिलेंडर का लेंथ L है, तो अपने अंदर उसने कितने लेंथ ऑफ लाइन चार्ज को ट्रैप करके रखा है? L लेंथ ऑफ लाइन चार्ज को ही अपने अंदर ट्रैप करके रखा है। ठीक है, ये जो सिलेंडर के तुमको एंड्स दिख रही है, जो दो एंड्स दिख रहे हैं, मैं इसको कैप बुलाऊंगा। ये जो दो कैप्स है, दिस कैप्स आर क्लोज, दे आर नॉट ओपन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड थिंक कि why did sir take a cylindrical Gaussian surface? Shall we have that advantage? एक बार सोच के देखते हैं। अगर मैं एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लूँ, सोचो इस टॉप व्यू को देखते हैं। ये ब्लू वाला जो है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। तो ये अगर हमारे पास गॉसियन सरफेस है, क्या मेरे पास वो एडवांटेज रहेगा? ध्यान से देखो, अगर ये लाइन चार्ज है ना, ये लाइन चार्ज, दिस इज द लाइन चार्ज, and every point on this blue color Gaussian surface in the shape of a cylinder is at the same distance from this line charge. Is that clear? इस line charge से इस blue color का, इस blue surface का हर एक point same distance पे है, which directly indicates the fact कि इस cylinder के surface पे हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आया? यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? E ही होगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? E ही होगा। इज दैट क्लियर? वी ऑलरेडी हैव दैट एडवांटेज। ठीक है, सेकेंडली, सोचो कि मैंने थोड़ा सा 3D में एक पिक्चर बनाया। मैंने एक छोटा सा पैच लिया, यहाँ पर ग्रीन कलर का पैच। मुझे पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा होगा और एरिया वेक्टर भी क्या ऐसा होगा? ऐसा ही होगा। E वेक्टर एंड DA वेक्टर आर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। मतलब ये तो मैंने एक छोटे से पैच के लिए दिखाया, बट दिस सिचुएशन इज वैलिड एनीवेयर। कहीं पर भी तुम ऐसा पैच लेके ये देखना चाहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कैसे अलाइंड है, तो तुमको यही दिखाई देगा दैट E वेक्टर एंड DA वेक्टर आर अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द कर्व सरफेस। मैं कर्व सरफेस क्यों कह रहा हूँ? एक बार ये सोच के देखो कि अगर मैं कहता हूँ कि सिलेंडर को मैं कितने पोर्शंस में तोड़ पाऊंगा, तो मैं बोलूँगा एक तो कर्व सरफेस है उसका,
ठीक है ना, एक तो टॉप कैप है, एक तो बॉटम कैप है। सो 3 पार्ट्स कम टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट सिलेंडर। एक हो गया कर्व सरफेस, एक टॉप कैप, एक बॉटम कैप, ठीक है ना। तो ये जो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स तो हमको दिख रहा है, ये जो कर्व सरफेस के थ्रू दिख रहा है, बिकॉज ये जो लाल कलर का इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कर्व सरफेस को काट के निकल रहा है, तो डेफिनेटली कर्व सरफेस के थ्रू कुछ ना कुछ फ्लक्स तो होगा। बट माई क्वेश्चन इज, व्हाट अबाउट द फ्लक्स टू द कैप्स, और व्हाट अबाउट द फ्लक्स टू द एंड्स ऑफ द सिलेंडर। ध्यान से देखो, ये है ना कैप, ये जो कैप है टॉप व्यू में, तो ये तो है ना कैप। तो कैप ऐसा है, और फील्ड लाइंस कैसे निकल रहा है, फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकल रहा है। These are the direction along which the field lines are passing through. मतलब if this is the cap, field lines are actually, traveling along the surface of the cap. ये जो फील्ड लाइंस है ये कैप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दिख रहा है ना, ये जो फील्ड लाइन है ये टॉप वाले कैप को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, पेनिट्रेट नहीं कर रहा, उसके ऊपर ग्लाइड करके निकल जा रहा है। दैट मीन्स कैप के थ्रू कोई फील्ड लाइंस पास नहीं करता। तो यहाँ का जो कैप है, ये वाला जो एंड है और ये वाला जो एंड है, इनके थ्रू कोई फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा। देयर विल बी नो फ्लक्स टू दिस कैप्स, देयर विल बी नो फ्लक्स टू द एंड्स। इज दैट क्लियर? देखो मैंने लिख के रखा, फ्लक्स टू द ends of the cylinder is 0, S E vector is perpendicular to what, ds vector। ये एरिया है, ये तो मैंने थोड़ा मैथमेटिकली लिखा, ds वेक्टर ऐसा होगा, E वेक्टर ऐसा होगा, डेफिनेटली देयर इज नो फ्लक्स। इज दैट क्लियर? आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है। इतना अगर समझ में आ गया देन इट्स सिंपल केस ऑफ फाइंडिंग आउट और यूजिंग गॉस लॉ। एक बार गॉस लॉ यूज करते हैं। मैं यहाँ पर गॉस लॉ का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ये तो तुमको याद होगा ही, तो मैं ऑलरेडी डायरेक्टली लिखूंगा। इन दिस केस इज बिकॉज E एंड एरिया वेक्टर आर ऑलवेज अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई द टोटल एरिया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड ऑल ओवर द सरफेस। तो मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को टोटल सरफेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एट द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, E, और मुझे पता है कि फ्लक्स किसके थ्रू क्रिएट होता है, फ्लक्स सिर्फ इस कर्व सरफेस के थ्रू क्रिएट होता है, तो इस कर्व सरफेस का एरिया कितना हो। इज दैट क्लियर? एक बार सोच के देखो, ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, राइट, ये जो सिलेंडर है, इसको मैंने काट के अगर खोल दिया, एक रेक्टेंगल बनेगा नहीं बनेगा? ये जो गोल सा सिलेंडर है, इसको काट के अगर मैं खोल दूँ, एक रेक्टेंगल बनेगा नहीं बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा। तो ये जो कर्व सरफेस का एरिया होगा वो क्या होगा, उस रेक्टेंगल का एक साइड का लेंथ होगा 2πr। समझ में आ रहा है? ये जो पेरिफेरी है वो एक साइड का लेंथ होगा 2πr, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, L। समझ में आया? ये जो सिलेंडर है इसको काटो, काट के खोल दो, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा 2πr, और ये वाला साइड कितना हो जाएगा L। सो एरिया ऑफ द कर्व सरफेस इन दिस केस इज 2πr इंटू L, एंड वही कर्व सरफेस के थ्रू ही सिर्फ फ्लक्स क्रिएट होता है। तो हमने लिखा यहाँ पर 2πr इंटू L, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। और लैम्डा कोलम पर मीटर अगर चार्ज डेंसिटी है, L लेंथ ऑफ द लाइन चार्ज अंदर फंसा हुआ है, तो कितना चार्ज फंसा हुआ है, दैट इज लैम्डा इंटू L। ध्यान से देखो, ये L gets cancelled, and what do we get? Electric field in this case is lambda by 2 pi epsilon naught into R, equal to lambda by 2 pi epsilon naught into R। मज़ा आया नहीं आया? देख, यही तो डिराइव किया था, मेहनत याद है नहीं है? देखो 2 लाइन में कर दिया हमने ये डिराइवेशन, 2 लाइन में। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ गॉस लॉ। You have the option of symmetry, take that option of symmetry, because when you have that option of symmetry, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत आसान हो जाएगा। It will be very simple, and that is exact benefit of using Gauss law over Coulomb's law in case you have symmetry. I hope so तुमको फील आ रहा है, I hope so you are enjoying it। अच्छा, और एक छोटा सा चीज़ मेंशन करके रख रहा हूँ, मैं मोस्टली हमेशा पॉजिटिव चार्जेस शो करता हूँ डायग्राम में। ऐसा भी सोच, ये चीज़ भी जान के रखना कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो के अगर नेगेटिव चार्जेस होता तो पूरे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ लैम्डा की जगह हम लोग माइनस लैम्डा लिख देते हैं। और डिफरेंस ये आता कि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइंस वुड नॉट बी गोइंग आउट, द फील्ड लाइंस वुड हैव बीन कमिंग इनसाइड। जो फील्ड लाइंस है उसके एरो बाहर की तरफ नहीं होते, वो फील्ड लाइंस के एरो अंदर की तरफ होते। दैट मीन्स द फील्ड लाइंस वुड हैव बीन एंटरिंग द गॉसियन सरफेस। बस इसी डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। इसको एज ए मैग्नीट्यूड ट्रीट कर लेना, और जैसा चार्ज का साइन है अकॉर्डिंगली तुम डायरेक्शन दे देना, लेकिन मैग्नीट्यूड फील्ड का आर डिस्टेंस हमेशा इतना ही रहेगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आई होप सो ये एक सूटेबल एग्जाम्पल है, बिकॉज इस फॉर्मूला को हमने दोनों तरीके से डिराइव किया है, एंड होप सो तुमको समझ में आया कि गॉस लॉ
क्यू चाहिए। ठीक है, ओके, इसको नोट करो।